वेलकम टू द IAS मैनुअल। कल हमने अपना चैप्टर ख़त्म किया था मैकेनिक्स का। आज हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे Q&A के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑन फिजिकल बॉडीज़। ठीक है। नेक्स्ट मशीन में हमने एग्जाम्पल देखा था पुली का। तो मशीन कोई भी वर्क को लेसर फोर्स से करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर में केवल हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उसमें। जैसे टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, इसमें डायरेक्शन, मास हो गया, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें आप मैग्नीट्यूड भी मेजर करते हो और डायरेक्शन भी मेजर करते हो, मतलब डायरेक्शन का भी इफेक्ट होता है इसमें। फॉर एग्जांपल इसमें फोर्स, आप किस डायरेक्शन में फोर्स का एलिमेंट मेजर कर रहे हो वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर फोर्स ऐसे है, अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर करोगे तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा। ओके, सेम डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो गया। एक बार स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का हमने निमोनिक पढ़ा था, वो देख लेते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी का निमोनिक था। स्केलर क्वांटिटी को हमने कैसे याद किया था? तो हमने पहले स्केल को एसोसिएट किया था, स्केलर के वर्ड को हमने स्केल बनाया था और स्केल को एसोसिएट किया था स्टूडेंट से। ठीक है। और स्टूडेंट का फिर हमने निमोनिक बना दिया था, मैड स्टूडेंट पीटर वर्क्स वेरी वेरी हार्ड। इसमें एम से मास है, ए से एरिया है, डी से डेंसिटी है, एस से स्पीड है, टी से टाइम है, डी से डिस्टेंस है। ठीक है। फिर आपका पी से दो चीज़ें थी, पावर एंड प्रेशर, ई से एनर्जी थी, टी से टेम्परेचर थी, आर से रेजिस्टेंस था। फिर वर्क से सिंपल वर्क हो गया, वी से वॉल्यूम हो गया, सेकंड वी से वोल्ट हो गया, वोल्ट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर अब वेक्टर क्वांटिटी का भी देख लेते हैं। तो वेक्टर को हमने एसोसिएट किया था विक्टर से और फिर एक निमोनिक बनाया था अपना ये वाला, विक्टर्स मॉम टीचर्स इन DAV एंड वेज 50 ग्राम। ठीक है। तो मॉम से मोमेंटम हो गया आपका, ठीक है। DAV से आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सिलरेशन एंड वेलोसिटी हो गया, वेज से वेट हो गया, फोर्स से 50 से फोर्स हो गया एंड ग्राम से ग्रेविटी हो गया। तो इसमें वेट, फोर्स एंड ग्रेविटी तीनों एक ही हैं, बेसिकली फोर्स है। ठीक है। क्वांटिटी तीनों इसमें एक ही है, उनके नाम अलग अलग है। फोर्स हमें पता है, वेट भी फोर्स ही होता है। ठीक है। वेट की भी यूनिट न्यूटन होती है। ओके, वेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं। तो हमने मास और वेट, तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट बॉडी जिसमें मास है बाय द ग्रेविटी। ठीक है। तो वेट हमारा ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, यानी मैटर जो ऑब्जेक्ट के अंदर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, बट वेट हमारा ज़ीरो हो सकता है। कहाँ पे? सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है। दोनों की यूनिट में डिफरेंस होता है, मास की यूनिट केजी हो गई, वेट की डिफरेंस यूनिट न्यूटन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है हमारा टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट दोनों की सेम ही होती है। ठीक है। पर एक डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हो गया फोर्स। फोर्स क्या होता है? पुल और पुश इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं आप? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होती है? वेक्टर। नेक्स्ट पावर। तो पावर क्या होता है? रेट एट विच अ वर्क इज डन। ठीक है। पावर रेट होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसकी यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट देखते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होती तो फॉर्मूला क्या था हमारा? एफ इंटू एस कॉस थीटा। वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है विद यूनिट जूल। नेक्स्ट एनर्जी है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर डूइंग अ वर्क।
ठीक है, इसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी के टाइप होते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से उसकी होती है। फॉर्मूला होता है हाफ mv²। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। ठीक है, कौन, अगर आप एक चीज़ को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो आप उसको पोटेंशियल एनर्जी देते हो, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। एम मास ऑफ बॉडी जो लिखे गए हो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसके अंदर होती है, एच होता है हाइट, जिस हाइट पे लेके गए हो। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू द रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज ड्यू टू द रिएक्शंस हैपनिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो केमिकल एनर्जी के बाद, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद कंपाउंड्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया ग्लूकोज। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बाद डिफरेंट डिफरेंट एटम्स बनते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया यूरेनियम को जब आप न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हो, न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, डायनेमो को जनरेटर से एसोसिएट कर लिया करो, जनरेटर आपने यूज़ किया होगा। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर देखा था हमने। इलेक्ट्रिक मोटर डायनेमो का उल्टा करता है, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन देखा था। तो माइक्रोफोन आप यूज़ करते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह इन सब चीज़ों में। तो माइक्रोफोन क्या करता है? जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर उसका उल्टा करता है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी से आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक को साउंड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हो गया आपका बल्ब। तो बल्ब पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो बल्ब क्या करता था? इलेक्ट्रिक को लाइट प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता था। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूल कंबशन। जैसे कैरोसिन आप बर्न कर रहे हो तो वो क्या करता है? कैरोसिन ये मतलब इस रिएक्शन में, फ्यूल कंबशन में, तो आप केमिकल, जैसे आपने कैरोसिन ले लिया, उसको कन्वर्ट कर रहे हो लाइट एंड हीट एनर्जी में। नेक्स्ट कैंडल हो गया। तो कैंडल क्या करता है? अगेन केमिकल को लाइट एंड हीट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका हो गया इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल आपका क्या करता है? अगेन इसमें इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ठीक है, बैटरीज वगैरह जो आपके गाड़ियों में लगी होती है। नेक्स्ट हो गया सितार। तो सितार में आप क्या करते हो? मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करके, मूवमेंट वगैरह से, ठीक है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हो। नेक्स्ट हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हो? सोलर एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है प्लांट और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आप फ्यूल बर्न करते हो। तो फ्यूल क्या हो गया? मास। तो मास से आप हीट प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू द मोशन ऑफ द एयर पार्टिकल्स। तो ये क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टरबाइंस जो लगे होते हैं, विंड मिल्स जो लगे होते हैं, वो क्या करते हैं? इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ये, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इन लोगों ने कन्वर्ट किया सबसे पहले, उससे रोटेशन की। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी। अब उस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर नीचे जनरेटर्स वगैरह लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द वर्च्यू ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूटन के 3 लॉस। तो न्यूटन्स के लॉस करते क्या हैं? बेसिकली ये रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। तो फर्स्ट लॉ हमने न्यूटन का देखा था, जिसमें उसने बताया था अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज एक्टेड बाय एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, या इम्बैलेंसिंग फोर्स। तो इसका एग्जांपल लिया था हमने बॉल का। ठीक है, एक फुटबॉल का, फुटबॉल सेम स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी अगर उसको आप किक नहीं करोगे, एंड किक करने के बाद वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी अनलेस इसको कोई फोर्स आके स्टॉप करती है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। ओके, तो इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है?
तो इनर्शिया दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी। मोशन का मतलब क्या है, अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। ठीक है, इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। तो ये रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे, कितना ज़्यादा मास है। अगर वो ज़्यादा मास है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ द ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू रिमेन एट द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज़ चेंज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका एग्जांपल हमने देखा था, जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो पैसेंजर का हेड पीछे की तरफ जाता है, आप कारपेट को मूव करते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए इनर्शिया ऑफ मोशन के। सॉरी, फर्स्ट वाले हेड वाला एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, और ये डस्ट वाला भी एग्जांपल एक्चुअली इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही हुआ, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट के स्टेट पे होते हैं, कारपेट मूव कर रहा होता है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ डिफाइन करता है हमारा फोर्स को। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूटन का लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, तो वो हो गया सेकंड लॉ। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, इन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो गया, यू कैन हिट अ वॉल, अगर आप किसी वॉल को हिट करते हो तो वापस आपको उतना ही दर्द होगा। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल हो गया, आपने फोर्स ऑफ एक्शन लगाया, वॉल ने फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाया आपके हाथ पे। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है बोट का एग्जांपल, अगर आप बोट से जब उतर रहे होते हो तो आप बोट पे फोर्स ऑफ एक्शन लगाते हो, पीछे की तरफ पुश हो रहा है बोट। बोट क्या करता है, अब आपको फोर्स ऑफ रिएक्शन देता है जिसकी वजह से आप बोट से उतर पाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया वॉकिंग का, जब आप वॉक करते हो तो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो और ग्राउंड आपको वापस फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाता है। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन हो गया। ठीक है, मूविंग बाय विस्लिंग एक्चुअली इसका एग्जांपल नहीं हुआ, क्योंकि जब आप किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हो मान लो, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक्चुअली है ही नहीं फोर्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे वो फोर्स ऑफ रिएक्शन आपको नहीं दे रहा। जो ग्राउंड या कोई भी हमारे जिस पे आप वॉक करते हैं वो फोर्स ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दे रहा होता है। ठीक है, तो आप एक ऐसे सरफेस पे खड़े हो जहाँ पे आप सिंपली विसल करके आप फोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर सकते हो या फोर्स इम्पेटस प्रोवाइड कर सकते हो जिससे आप मूव कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस। क्यों होता है, क्योंकि आइस पे फोर्स ऑफ एक्शन ही आप कम लगा पाते हो। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है आइस में, बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ एक्शन आप कम लगाते हो जिसकी वजह से आइस भी आप पे फोर्स ऑफ रिएक्शन कम लगाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिएक्शन कम है तो यू वोंट बी एबल टू मूव। नेक्स्ट है हमारा, एक स्टैटिक कार को मूव करना क्यों डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू अ मूविंग कार को मूव करना, क्योंकि स्टैटिक कार पे जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ओके कंपेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या हुआ, जब कार मूव करने लग गई तो फिर भी उसको कुछ ऑपोजिशन मिल रहा होगा, ऐसा तो ऑपोजिशन नहीं है कि ऑपोजिशन नहीं मिल रहा, अगर ऑपोजिशन नहीं मिल रहा तो फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं होती गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, तो पर जो ऑपोजिशन मिल रहा है चलते टाइम उसको कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन, इसलिए जब कार मूव करने लग जाती है तो डायनेमिक फ्रिक्शन अब कम लग रहा है, यानी फ्रिक्शन कम लग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम लग रहा है तो आप इजीली उसको पुश करके मूव कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये अगर सेंटर है तो ये कोई ऑब्जेक्ट इस पर मूव कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस एंड मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे हमारा क्या क्या चलता है, कार्स चलती नहीं है, तो कार्स का एग्जांपल ये था कि कार्स जो स्ट्रेट लाइन पे चल रही होती है और टर्न आता है अचानक से, तो कार की टेंडेंसी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जाने की, टर्न पे से टर्न ना लेके बाहर की तरफ जाने की। ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको हमने देखा भी था कि इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं इसी प्रिंसिपल से, जो दूध में से मलाई निकाली जाती है वो भी इसी प्रिंसिपल से होती है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर रिवॉल्यूशन कर रहा है उसको सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एग्जांपल हो गया ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी अर्थ जो है हमारा एज अ प्लैनेट, उसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अर्थ उसको सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू स्टे इन द सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है।
नेक्स्ट है रोड एम्बैंकमेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है, आप रोड को एम्बैंक करके यानी इस वाली साइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हो जिससे गाड़ी पलटेगी नहीं, ठीक है, यानी जिससे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम एक्ट करेगा। कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, तो जैसे ही अगर आप वे कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो इतना एक्यूरेट करना मुश्किल है, तो इफ़ अ मैन इनहेल्स डीपली, क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, तो उसका वेट क्या होगा ये पूछा हुआ था, तो उसमें आंसर था कि वेट 6 ग्राम इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, आपके लंग्स इतनी एयर अब्जॉर्व करेंगे। नेक्स्ट है बॉल बेरिंग क्या होते हैं, तो बॉल बेरिंग से इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू, ऐसे एक सर्कुलर होगा, यहाँ पे बॉल बेरिंग डाली होगी, ठीक है, तो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, रोटेशनल फ्रिक्शन उसको कहते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर। ये चैप्टर ख़त्म होता है, आप रिवाइज़ कर सकते हो क्विकली, इससे एग्ज़ाम के टाइम पे क्विकली रिवाइज़ करके मूव ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।